बिल्कुल नहीं। अमेरिका के पास वो बूट्स ऑन द ग्राउंड है नहीं जो चाहिए। अर्थव्यवस्था के लिए फिर से खतरे की घंटी। मैंने सवाल रखा है, फिर बजा विनाश का जल डमरू। इराक जो है ईरान से 4 गुना छोटा है, फ्लैट समतल रेगिस्तान। और ट्रंप साहब के लिए भी मिड टर्म से पहले आखिरी मौका है ये बताने के लिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। आपको कम से कम 1 मिलियन ट्रूप्स की जरूरत होगी, 10 लाख सैनिकों जो इस वक्त अमेरिका के पास नहीं है। 14 पॉइंट का जो MOU है, अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप है साइंड ए सरेंडर। कहा शामिल लेबनान। यस, हाँ, मतलब अगर कोई डाउट रह गया है तो शामिल लेबनान। इस बात का ही तो अंदेशा पहले ही था कि ये लड़ाई, ये जो शांति है, ये ज्यादा समय नहीं चलेगी, लड़ाई दोबारा गया है क्या कि उस पर ईरान कब्जा कर रहा था ओमान के साथ जी, वहां से ये जहाज जा रहे थे। अब ईरान कह रहा है कि हम तो वहां से सुरंगें हटा रहे थे, इसलिए उनको ताकीद कर रहे थे, हमारा हमले का कोई मतलब नहीं। मंत्री ने 4 जुलाई को जोधपुर में कह भी दिया सबसे बड़ा ऊर्जा संकट हम उसको पार पा लिए। अब तो पार नहीं पाए, फिर तो ये $78 प्रति बैरल कच्चा तेल पहुंच गया। 3 कमर्शियल जहाजों पर जो हमले हुए, और हमने बताया था दर्शकों, आपको याद दिला दूं, 2005 में ही ईरान तैयारियां करने लगा था कि अमेरिका हम पर कभी हमला कर सकता है, इराक वाला हाल हमारे साथ करने की कोशिश कर सकता है। 95 रुपए पर रुपया आ गया टू $1, बाजार 2000 पॉइंट तक का गोता खाता दिखाई दिया। विनाशकारी डमरू का सूत्रधार कौन है? कौन है वो अगला सवाल। ये सवाल है कि इस विनाशकारी डमरू कौन का है सूत्रधार कौन है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। तो दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से लड़ाई चालू हो गई थी। न्यूज में तो ये आ रहा था कि ये लड़ाई अब समाप्त हो गई, दोनों में सुलह हो गया है, लेकिन दोस्तों ये लड़ाई फिर से जारी हो गई। तो दोस्तों फुल डिबेट देखना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मार्च और अप्रैल में बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए तैयार हो रहा है क्या अमेरिका? फाइनल असॉल्ट के लिए ये तैयारी है? बिल्कुल नहीं। अमेरिका के पास वो बूट्स ऑन द ग्राउंड है नहीं जो चाहिए। देखिए, मैं आपको सीधी मिलिट्री कैलकुलेशन बता दूं। जब अमेरिका ने हमला किया था इराक के ऊपर 1991 में, गल्फ वॉर 1, 750,000 ट्रूप्स, 7.5 लाख बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने पड़े थे। ठीक है, इराक जो है ईरान से 4 गुना छोटा है, फ्लैट समतल रेगिस्तान है, वो एब्राहम टैंक्स कहीं भी चल सकते हैं। ईरान 4 गुना बड़ा है, ईरान माउंटेनस है, एल्बर्स माउंटेन, जैग्रोस माउंटेन, पूरे कोस्ट के ऊपर चट्टाने, क्लिफ्स। साहब, ईरान के ऊपर हमला करना मजाक नहीं है। आप सही ढंग का हमला करके रिजीम चेंज करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 1 मिलियन ट्रूप्स की जरूरत होगी, 10 लाख सैनिकों जो इस वक्त अमेरिका के पास नहीं हैं। 10 लाख सैनिक आपको उतारने पड़ेंगे, 1 मिलियन, जो कि उसके पास है नहीं आज के दिन। और वो करना चाहता है तो कंस्क्रिप्शन करनी पड़ेगी। मिड टर्म इलेक्शन ईयर में आप जरा मुझे कंस्क्रिप्शन करके दिखा दीजिए। जितना भी पैसा आपको इजराइल, ईरान की लॉबी से आ रहा है इलेक्शन जीतने के लिए, कम पड़ जाएगा, पिट जाओगे आप। लेम डक प्रेसिडेंट बन गए ये, तो ये इम्पीच हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने ये सीज फायर कराया क्यों था? सीज फायर इसलिए करा था कि एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन, तमाम ऑयल कंपनीज के CEO जो अमेरिका में थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गए और बोले, मेरे आका, अभी तक हम लोग बच गए हैं क्योंकि हमारे जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स थे, SPR, उनमें से खर्चा करना शुरू कर दिया था। अब दुनिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व खात्मे पे आ रहे हैं, उनको रिप्लेनिश करना अनिवार्य होगा। और जब उनको रिप्लेनिश करने की कोशिश सारे देश करेंगे, चीन का 40% SPR खत्म हो गया, तो तेल की कीमतें आसमान पे पहुंच जाएंगी। $150 से लेके $200 प्रति बैरल। दुनिया की इकॉनमी में रही सही जो कुछ रह गई है उसका भट्टा बैठ जाएगा। शामिल अमेरिकन इकॉनमी, यूरोपियन, एशियन
इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी, भट्टा बैठ जाएगा साहब। तो ये इसलिए भट्टा, डोनाल्ड अब ट्रंप ये को भट्टा मजबूर बिठाने होके पर आमादा ceasefire हो गए करना हैं पड़ा। क्या डोनाल्ड ट्रंप भी? और ये ईरान को, ये बिल्कुल आमादा हो ये गए हैं। ईरान को हमला करने की क्या जरूरत थी? इस बार ईरान ने लड़ाई छेड़ी है क्या, जैसा वेस्ट मीडिया बताने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ईरान ने नहीं, हाँ वो मीडिया तो कह रहा है, लेकिन जरा एक चीज सुन लीजिए। 14 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ था जी। वो 14 पॉइंट आपने पढ़े हैं, मैंने पढ़े हैं। पहला पॉइंट का जो अल्फाज थे मैं दोहरा दूं, यूएस एंड इट्स एलाइज एंड ईरान will immediately go in for cessation of hostilities, including Lebanon. यस, पहला था And ये। the sovereignty and integrity of Lebanon will be इसको हिंदी में respected. आसान पहला शब्दों point में था। कह दूं जनरल साहब, Day आपकी one इजाजत से इजराइल ने बोल दिया, सभी मोर्चों पर युद्ध तत्काल बंद। ये पहली लाइन थी उस मसौदे की। बंद होगा, जिसमें कहा शामिल लेबनान। यस, हाँ, मतलब अगर कोई डाउट रह गया है तो शामिल लेबनान, ये कहा कि ये लिखा गया है। तो आपको अगर चलना नहीं था इस पे, आपने साइन क्यों किया? इजराइल ने डे 1 से कह दिया हम नहीं मानेंगे, जाओ भाड़ में, जो करना है कर लो, हम युद्ध जारी रखेंगे, हम लेबनान पे हमले जारी रखेंगे, हम बेरूट पे बमबारी जारी रखेंगे, ठेंगे पे चढ़ो मेरे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले तो कहा आई एम द बॉस, मैं हूं इंचार्ज, मैं इनकी हेकड़ी खत्म कर दूंगा, आई विल कट इजराइल ऑफ। अरे साहब, इजराइल की लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी ने इनको इनकी औकात दिखा दी है और ये घुटनों पे आ कोई गए और कमजोर लड़ाई नब्ज शुरू कर भी रहे है, हैं। नस है, हम ठीक है लगातार साहब, बात क्योंकि करते हैं, उसमें पैसे खाए एप्स्टीन हैं। फाइल भी है। कुछ कमजोर ऐसा 3 नब्ज दिन से एप्स्टीन की है, नेतन्याहू चुप बैठे हैं जनरल एप्स्टीन की साहब। फाइल है। ये क्या इजराइल ने कोई नस दबाई कि फिर से युद्ध में कूद पड़े डोनाल्ड ट्रंप? वो शांति दूत बने घूम रहे थे 20 दिन से। तो कूदना पड़ा है और बड़ा तमाशा बना दिया है। अमेरिका सुपर पावर एक छोटे 9 मिलियन देश के हुक्मों पे चल रहा है। फॉरेन पॉलिसी इजराइल में बन के आ रही है अमेरिका की। अर्थव्यवस्था के लिए फिर से खतरे की घंटी। मैंने सवाल रखा है, फिर बजा विनाश का जल डमरू। वो थोड़ा सा ज्यादा भी लग सकता है लोगों को, विनाश नहीं तो बड़ा संकट, बड़े काले बादल फिर से मंडराने लगे हैं। संदीप जी, आपको, पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी, दोनों तरफ ईगो की लड़ाई और सर्वाइवल की बात थी। ईरान का बहुत क्लियर कहना था कि दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस, क्योंकि ये आखिरी मौका है ईरान का अपने आप को वर्ल्ड मार्केट में एग्जिस्ट करने का। और ट्रंप साहब के लिए भी मिड टर्म से पहले आखिरी मौका है ये बताने के लिए कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से ट्रंप और अमेरिका की बेइज्जती, या जिसको मैं कहूं कि जो दादागिरी खत्म हुई है, वो पूरी दुनिया ने देखी है। और 14 पॉइंट का जो एमओयू है, अमेरिका में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप है साइंड ए सरेंडर डॉक्यूमेंट। तो इसीलिए पॉलिटिकली ये अनसस्टेनेबल था। अब सवाल इस बात का ही, तो अंदेशा पहले ही था कि ये लड़ाई, ये जो शांति है, ये ज्यादा समय नहीं चलेगी, लड़ाई दोबारा होगी। तो उम्मीद ये पहली थी, लड़ाई की पहली खेप अगर मैं कहूं विजय भाई, वो तो चलिए हमने झेल ली। प्रधानमंत्री ने 4 जुलाई को जोधपुर में कह भी दिया सबसे बड़ा ऊर्जा संकट हम उसको पार पा लिए। अब तो पार नहीं पाए, फिर तो ये $78 प्रति बैरल कच्चा तेल पहुंच गया है। 95.5 रुपए पर रुपया आ गया टू अ डॉलर। बाजार 2000 पॉइंट तक का गोता खाता दिखाई दिया कल। तो ये संकट के बादल कितने दिन के? नहीं, लंबे हैं। संदीप जी, अब परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलेंगी। मैंने अपने ही चैनल पे एक वीडियो बनाया था कि जिस तरह से ये जनाजा उठा है और जिस तरह से जनता का वहां पे हुजूम आया है और जिस तरह के नारे लग रहे हैं, इसने ईरान को कट्टरपंथी आइडियोलॉजी की तरफ धकेल दिया है। अब सवाल इस बात का है कि जैसे ही ये मातम का समय खत्म होगा, IRGC और यंग लीडरशिप जो टेक ओवर करेगी फॉर्मली,
वो अब एक अलग मूड से आएगी, क्योंकि जनता ने कहा है कि हमको बदला लेना है। इसका हाँ, वो मतलब जो ये पोस्टर्स लग गए हैं, वी विल किल ट्रंप, धनपत सिंह खरेरा हैं दिल्ली वासी, वो सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल सीधा, क्या देश पर महंगाई की मार और भी ज्यादा आने वाली है विजय भाई? अगर हुर्मुज जिस तरह से हालात हैं, अब इससे ये होगा संदीप भाई, इंश्योरेंस कंपनीज शिपिंग को, जो शिप्स हैं उनको इंश्योर नहीं करेंगी, और शिपिंग लाइंस उस एरिया में अपने जहाज नहीं भेजेंगी खतरे के कारण। तो ट्रंप बंद करें या ना करें, हुर्मुज अपने आप बाय डिफॉल्ट बंद हो जाएगा, क्योंकि कोई रिस्क लेने वाला नहीं है। इसका खामियाजा ये होगा कि तेल के दाम 120 से 140 डॉलर अगर पहुंच जाते हैं तो अगले 2 से 4 हफ्ते में तो आपको ताजुब नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसी स्थिति होती है तो पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पे भी आर्थिक चुनौतियां बढ़ेगी। और यहाँ पर जनरल बख्शी ने एक अहम बात कही, वो कह रहे हैं सारी दुनिया में बड़ी बड़ी जो इकोनॉमीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोल रिजर्व जो थे, पेट्रोलियम रिजर्व्स, उनको भी खंगालने लगे थे, उनका इस्तेमाल होने लगा था, तो वो मार को ढांप लिया गया, वो संकट को थोड़ा बहुत कुशन हो गया था। इस बार तो वो कुशन भी नहीं होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले 90 दिन अगर आप देखें तो दुनिया का जो टोटल नुकसान था वो था करीब $3 ट्रिलियन। यस, फिजिकल प्लस मार्केट लॉस। मेरा असेसमेंट है, अगर आप मेरा वीडियो देखें, मतलब 270 लाख करोड़ का नुकसान दुनिया को हुआ था, 3 ट्रिलियन मोटा मोटा हम लगा ले। अगले 3 महीने मेरा एस्टिमेट ये था कि पहले 90 दिन और अगले 90 दिन अगर हम मिला लें तो ये टोटल नुकसान 10 से 12 ट्रिलियन डॉलर का होगा। 950 लाख करोड़। जी हाँ, क्योंकि पहले 90 दिन आपके गोडाउन भरे हुए थे, इसलिए आपको उसका असर नहीं दिखा। एवरी पासिंग डे अब आपके गोडाउन खाली होंगे, इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आएगा, नॉर्मल ट्रेड डिसरप्ट होंगे। यही कारण बन गया है क्या कि उस पर ईरान कब्जा कर रहा था ओमान के साथ, जी वहां से ये जहाज जा रहे थे, अब ईरान कह रहा है कि हम तो वहां से सुरंगें हटा रहे थे, इसलिए उनको ताकीद कर रहे थे, हमारा हमले का कोई मतलब नहीं था। लड़ाई हॉर्मूज के कब्जे की है क्या? संदीप जी, विनाशकारी डमरू का सूत्रधार कौन है? कौन है वो? अगला ये सवाल ये सवाल है हाँ। कि इस विनाशकारी डमरू कौन का है सूत्रधार कौन है? मुझे ऐसे लगता है सुनने के बाद सबको, अब मेरा एक IRGC जो है या इस डमरू में तैरेगा या डूबेगा। और तो ये विश्व को लेकर 3 के कमर्शियल जहाजों पर जो हमले हुए, और हमने बताया था दर्शकों, आपको याद दिला दूं, 2005 में ही ईरान तैयारियां करने लगा था कि अमेरिका हम पर कभी हमला कर सकता है, इराक वाला हाल हमारे साथ करने की कोशिश कर सकता है। तो उनके एक जनरल ने मोज़ैक डॉक्ट्रीन बनाई थी, जिसमें पूरी उनकी जो सेना थी, अगर कोई आपदा संकट आती है या आता है तो वो 39 अलग अलग डिवीजन में बंट जाएगा, और हर एक का कमांडर स्वतंत्र रूप से अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। उनमें से कोई कमांडर रोग हो गया क्या? क्या आप उस ओर इशारा कर रहे हैं? उसने कहा कि मैं तो मारूंगा इनको। संदीप, सवाल यह है, जब कमांड टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है, वही है ऑपरेशन वो हो गया है। अब आ बैल मुझे मार और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने का ये वक्त नहीं था। ये हो सकता है, ये एक संभावना, एक आशंका है, 100% हो सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? या जो जनरल बख्शी कह रहे हैं कि भाई वहां वो माइन हटा रहे थे, उन्होंने सिर्फ एक चेतावनी दी, उसके लिए वार्निंग शॉट्स डाली, उसमें हो सकता है कुछ नुकसान हुआ, कोई मरा नहीं, पर उसका बहाना बनाकर पहले दिन 80 जगह निशाना, दूसरे दिन 90 जगह पर निशाना, ईरान चीन की रेल कॉरिडोर पर निशाना, मशहद जाने वाले पुल को उड़ाना। देखिएगा, जब 5 उंगलियां ईरान की घी में थी, 14 पॉइंट के बाद सब ने कहा कि अमेरिका ने सरेंडर किया, सब कुछ ईरान को मिला है। बिल्कुल। इतना होने के बाद, जैसे जनरल बख्शी कह रहे हैं, पॉइंट 1 बिंदु जो पहला बिंदु है, उसमें लेबनान को 3 बार, कोई ऐसा देश ने 3 बार लेबनान, 5वें बिंदु के ऊपर जब आते हैं तो क्या बात हो रही है? बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 60 दिन के लिए खुला रखना।
2 दिन के लिए भी इतनी किसी के पास पेशेंस नहीं था। ईरान के अंदर ऐसा कौन है जो 2 दिन, 7 को कर रहा है, 9 को पूरा का पूरा ये जो जनाजा है सुपुर्द खाक होने है, खत्म होना है, उससे 2 दिन पहले 2 दिन ये गले उतरती है। मुझे तो नहीं लगता है। और हर्जाना हम पूरी दुनिया भरेंगे। आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकते। ये मेरा 2-4 दिन की लड़ाई है या ये लंबी खिंचेगी? ये लंबी खिंचेगी, लंबी खिंचेगी। ये लंबी खिंचेगी। क्यों खिंचेगी वो मेरा ऐसे मानना है कि अमेरिका ने मौका ढूंढ लिया, क्योंकि सबको लग रहा था कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने सरेंडर किया। $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फंड, पूरा का पूरा 300 बिलियन डॉलर 28-29 लाख करोड़ रुपए करोड़ का, होते हैं। प्लस फ्रोजन फंड 50% टोटली रिलीज, हाँ। सैंक्शंस लिफ्टेड, कंप्लीट सब कुछ डन। पूरा जो ये जो अपना स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पकड़ रख, वो सब कुछ, मतलब एवरीथिंग वाज इन फेवर ऑफ ईरान। जैसे आप कह रहे हैं, ईरान के अंदर इतना जबरदस्त मातम मनाया जा रहा है। 80 लोगों के 1 करोड़ लोग एक दिन सड़कों पर उतर आए। बिल्कुल। ऐसे वक्त में ईरान में कोई रोग एलिमेंट है, और वो रोग एलिमेंट आया या जिसके रोग अंदर एलिमेंट है या उसका बहाना बनाकर कि वार्निंग शॉट्स। दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से युद्ध चालू हो गया। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर किया था, लेकिन अमेरिका की एक चाल थी ईरान के साथ सीज फायर करने के लिए। 30 दिन तक वो आराम से घुमा, लेकिन उसके अंदर क्या आया कि वो फिर से ईरान पर हमला कर दिया। तो पहले दिन 80 जगह हमला किया उसने, फिर दूसरे दिन 90 जगह हमला किया ईरान पर, और जब युद्ध चल रहा था उसमें 950 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए। और अगर अमेरिका से जीतना है तो आपको 10 लाख सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, जो कि अमेरिका के पास उतनी सेना है नहीं। ऐसा बता रहे हैं जनरल बख्शी ने बताया कि अगर 10 लाख सैनिक हमारे यहाँ उतर जाते हैं तो अमेरिका हमारा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। संदीप चौधरी ने बताया कि अगर युद्ध ऐसा ही चलता रहा तो अर्थव्यवस्था की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी, महंगाई और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि युद्ध के दौरान और देशों में महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। और संदीप चौधरी ने बताया कि ऐसा कौन सा कमजोर शख्स है जो अमेरिका को ऐसे बताया कि अब युद्ध करना चाहिए, सीज फायर को हटा करके युद्ध करना चाहिए ईरान पर। और यह अमेरिका ने बहुत गलत किया, क्योंकि ईरान ने सीज फायर कर लिया था अमेरिका पर, लेकिन अमेरिका उस पर हमला कर दिया। ये अमेरिका ने धोखा किया ईरान के साथ। और अर्थव्यवस्था के चीफ ने कहा कि ये लड़ाई जो है बहुत दिनों तक नहीं रुक पाएगी, उसके बाद लड़ाई होगी, यह इनको मालूम था पहले से, और यही हुआ। और अमेरिका ने फिर से ईरान पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और संदीप चौधरी ने बताया कि पहली लड़ाई की जो खेप थी, जो भी इतने सारी चीजें बर्बाद हुए, पैसे खर्च हुए, बर्बाद हुए, वो तो सब झेल लिया, हम लोगों ने भी झेल लिया, लेकिन दोबारा से लड़ाई चालू होगा तो फिर क्या होगा? भारत में तो हाहाकार मच जाएगा, अन्य देशों में तो हाहाकार मचा हुआ है इसको लेकर के, और भारत में भी ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, नाराज बताना ऐसे तीखे और डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।